कैसे हैं मेरे विद्यार्थीगण। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और पाचन क्रिया के अंतर्गत एक नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन जो एक पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। इसकी जो लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर तक होती है, जबकि इसका डायमीटर व्यास जो होता है वह 1 इंच का होता है कि नहीं। जबकि बड़ी आंत में देख सकते हैं कि यही व्यास 3 से 3.5 इंच तक होती थी, यानी कि लगभग 4 गुना तक ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को मुख्य रूप से यह अमाशय के बाद देखते होंगे, यहाँ पर एक पाइलोरिक छिद्र होता है और पाइलोरिक छिद्र से यह जुड़ा होता है और अंतिम रूप से यह इलियम के पार्ट से बड़ी आंत तक इसका विस्तार होता है। अगर कुल लंबाई देखेंगे तो यह 6 से 6.25 मीटर तक इसकी कुल लंबाई होती है। इस आसानी से हम इस छोटी आंत को समझने के लिए हम छोटी आंत को 3 मुख्य रूप से भागों में बांट देते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, तीसरा होता है जुजेनम और तीसरा होता है इलियम। अब हर जगह पर क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको समझते चले जाते हैं। तो ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ जो होता है वह लीवर होता है और दूसरा पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय होता है। आगे हम देखेंगे और इसके बारे में विस्तृत हम जानकारी लेंगे, लेकिन सिर्फ एक प्रश्न यहीं से बन जाता है कि छोटी आंत के किस भाग से लीवर और पेनक्रियाज जुड़ा होते हैं, तो यह ड्यूडेनम के भाग से जुड़ा हुआ रहता है। उसके अलावा दूसरा भाग जो होता है जुजेनम होता है और तीसरा इलियम होता है। ड्यूडेनम के पार्ट में ही भोजन के मुख्य अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या लिपिड्स और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। यह पाचन पूर्ण रूप से संपादित क्या होता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में ही संपादित हो जाता है। इसको भी हम आगे एक स्लाइड के रूप में समझेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जान लेंगे कि भोजन के मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन के रूप में यह ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोटीन जो है अंतिम रूप से पाचित होकर अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और लिपिड्स या फिर वसा अंतिम रूप से पाचन होकर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट इसी ड्यूडेनम के भाग में हो जाता है। इसलिए जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन के मुख्य अवयवों का पाचन कहाँ हो जाता है, तो यह ड्यूडेनम के भाग में हो जाता है। जुजेनम कुछ नहीं करता है, पचे हुए भोजन को वह आगे की ओर आवश्यकता अनुसार डाइजेस्टिक, जिस तरह से हम कहते थे कि वहां ओगोफेकस में जो है भोजन को संकुचन और प्रकुचन के द्वारा आगे की ओर बढ़ाती थी, सेम इसी ढंग की प्रक्रिया जो होती है जुजेनम में होता है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार भोजन के पचे हुए भागों को आगे भागे की ओर अग्रसारित कर देता है। जुजेनम का सिर्फ इतना ही काम है, जुजेनम का और विशेष कोई कार्य नहीं है। लेकिन इलियम एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है छोटी आंत में, जिसमें देखते होंगे एक छोटी छोटी डॉट्स जैसी संरचना पाई जाती है, संरचना पाती है। इसे ही रसांकुर और अंग्रेजी में विली कहते हैं। यह मुख्य रूप से क्या काम करता है कि भोजन के बचे हुए मुख्य अवयव जो पच गया है कहां पर, ड्यूडेनम के भाग में, उसी का यह सिर्फ अवशोषण का काम करता है और यह अवशोषण तभी संभव हो पाता है जब इलियम के इस भाग में रसांकुर या विली जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विली या रसांकुर की संरचना छोटी आंत के किस भाग में पाया जाता है, तो इलियम, और इसी विली के कारण भोजन के मुख्य अवयवों का अवशोषण इस पार्ट में हो जाता है। इसलिए एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भोजन का मुख्य अवयवों का अवशोषण किस भाग में होता है, तो इलियम, और भोजन के मुख्य अवयवों का पाचन किस पार्ट में हो जाता है, तो ड्यूडेनम। यहां से प्रश्न आपको लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी कि छोटी आंत में किस रूप में पाचन होता है वो और किस पार्ट में होता है और किस रूप में होता है वो आपको हमने समझा दिया। लेकिन सबसे मुख्य रूप से हम बताते थे कि पाचन के लिए एक तो पाचन तंत्र होता है और तंत्र में औजार होता है। औजार के रूप में कई मुख्य रूप से जो अवयव होता है एंजाइम होता है। तो एंजाइम के रूप में
एंजाइम के रूप में दो प्रकार का अंग होता है। एक होता है अंग नहीं, उसको ग्रंथि कहेंगे। तो ग्रंथि जो है, ग्रंथि का उदाहरण जो होता है अग्नाशय और लीवर, या ग्रंथि के एग्जाम्पल है, ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है, ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है। यानी कि लीवर जो है ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है, और अग्नाशय भी क्या, ग्लैंड्स का यानी कि ग्रंथि का एग्जाम्पल है कि नहीं। और यकृत को जो होता है, यकृत के बारे में कुछ हम चीजें जान लेंगे। जो दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, यकृत और अग्नाशय, उसके पहले ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यह है लीवर। तो लीवर के बीच में बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जिसको हमें जानना पड़ेगा। हमने पहले ही बताया था कि यह लीवर जो है आपका किस भाग से जुड़ा हुआ है, छोटी आंत के ड्यूडेनम के भाग से जुड़ा हुआ है। तो लीवर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं कि लीवर जो होता है यह एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन करने का मतलब है बहिस्रावी ग्रंथि। अभी आपको बहिस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा। जब हम ग्लैंड्स पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, एक्सोक्राइन क्या होता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, और दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। दो मिक्स ग्लैंड ही अग्नाशय को क्यों कहा जाता है, ये ग्लैंड्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि लीवर जो है आपका कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इसमें से एक डक्ट या नलिका जुड़ी हुई रहती है। तो जिस ग्रंथि से डक्ट या नलिका निकली हुई रहे और उससे सेक्रेशन होकर अन्य भागों में एंजाइम जाए, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, एक्सोक्राइन कहा जाता है, बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। सिर्फ आपको इतना ही इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए, ग्रंथि में और भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इससे जो निकलता है आपका लीवर में, यकृत से जो निकलता है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सेक्रेशन होता है आपका एंजाइम के रूप में, वह होता है आपका बाइल जूस, जिसे पित्त रस कहते हैं। और पित्त रस ही आपको जो मुख्य रूप से भोजन का मुख्य अवयव वसा, जो अभी तक कहीं पाचन नहीं हुआ था, वह उसका पाचन यहीं से होना शुरू हो जाता है। यानी कि वसा का पाचन कहां से शुरू होता है, तो कहीं नहीं शुरू होता है, न अमाशय में होता है और नहीं वह मुख में होता है, बल्कि यह छोटी आंत से शुरू होता है। और छोटी आंत के किस भाग से शुरू होता है, तो यह आपका ड्यूडेनम के भाग से शुरू होता है। और किसके कारण होता है, वह कारण होता है यकृत से निकलने वाले बाइल जूस या पित्त रस के कारण ही यह संभव होता है, जिसका बाइल्स का यानी कि पित्त रस का रंग हरा होता है। मैंने जब पहले दिन बताया था भोजन के पाचन और जो विष्ठा निकलती है, उसमें कई बार जो आपका विष्ठा निकलता है, जो सेक्रेशन करते हैं आउटकम, जो बेस्ट मटेरियल होता है, उसका दो प्रकार का रंग देखते हो। मल का रंग जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पीला, जो पीला होने के पीछे कारण होता है बिलू बरून, जॉन्डिस में भी शरीर जो पीला पड़ जाता है वो बिलूबरीन के कारण होता है। यानी कि जब बिलूबरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो कई बार जॉन्डिस हो जाता है। हम ब्लड में इसको पढ़ाएंगे विस्तृत रूप से, सिर्फ इतना आप जानिए। और बिलूबरीन के कारण बल का रंग हरा रंग होता है। तो उसी प्रकार से पित्त का जो भी हरा रंग होता है, पित्त का जो भी हरा रंग होता है, यह नेचुरल वर्णक होता है, कलर देने वाला होता है। वह हरा रंग बिलूबरीन के कारण होता है। यानी कि जब हम वोमिटिंग करते हैं, कई बार शराब नशे के धुत व्यक्ति जब वोमिटिंग करता है या जो अपच पदार्थ होता है, तो कई बार देखते होंगे कि वोमिटिंग के समय हरे पदार्थ का वह बाहर वह आउटकम करता है। इस स्थिति में उसका रंग हरा होता है। वह किसके कारण होता है, बिलूबरीन के कारण होता है। और बिलूबरीन कुछ और नहीं, बाइल जूस में, अब देखिए इसके पीछे कुछ मैं साइंटिफिक कारण बता देता हूं कि बाइल जूस ही क्यों ये ज्यादा सेक्रेशन होता है, या बाइल जूस का ज्यादा सेक्रेशन तभी होता है जब आप मीट, बहुत अपचीय पदार्थ, फैटियल चीज खाते हैं, उसको पचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेक्रेशन बाइल जूस का होता है। और जब बाइल जूस का ऐसे ज्यादा सेक्रेशन होता है तो बाइल जूस में स्वाभाविक रूप से हरा रंग बिलूबरीन के कारण होता है।
तो कई बार जो अपच पदार्थ है जब वो भी बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ वह हरा रंग के रूप में बाइल जूस जो बिलिवर्टिन के कारण होता है वो भी बाहर आ जाता है। और हम कहते हैं कि जब कोई अपच पदार्थ बहुत ज़्यादा फैटी चीज निकलता है तो उसके साथ ही वोमिटिंग में हरा रंग निकलता है। इसके पीछे यही साइंटिफिक कारण है। उसके बाद में आपका कई बार प्रश्न उठता होगा कि क्या सर जब हम फैटी चीज खाते हैं तभी इसका सेक्रेशन होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई धारणा अगर आप रखे हुए हैं तो यह गलत धारणा है। यह 24x7 यानी कि 24 घंटा सेक्रेशन करता रहता है। तो अब प्रश्न उठता है कि एक दिन में यह कितना सेक्रेशन कर पाता है। पित्तरस या पित्त जूस भी कहा जाता है कई बार, या बाइल जूस भी कहा जाता है। तो यह 700 से लेकर 800 ml यह सेक्रेशन करता है कि नहीं? कितना करता है? 700 से 800 ml बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। और यही बाइल जूस जो है, यही बाइल जूस है किस पर एक्शन करता है? फैट पर एक्शन करता है। और यह प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है, और जटिल प्रक्रिया तो है, समय भी लगता है। इसलिए कई बार होता है कि मटन खाते हैं तो हमें पचने में काफी समय लगता है। कई बार वह 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा भी ले लेता है। उसके पीछे कारण क्या होता है? यह बाइल जूस जो है एक्ट ऑन फैट्स एंड लिपिड्स। फर्स्ट टाइम यह छोटी आंत के ड्यूडेनम के पार्ट में होता है, और यह बाइल जूस के कारण ही फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड का मतलब होता है बसीय अम्ल में कन्वर्ट होता है। और अब आपका प्रश्न मन में उठता होगा कि बस इतना लंबा प्रोसेस लिया, इतनी जटिल प्रक्रिया है, तो फैट का कितना परसेंट तक पाचन हो जाता है फैटी एसिड के रूप में? तो यह समय लेता है, तो 90 से 90%, 95% तक बसीय अम्ल का पाचन इस जगह पर हो जाता है। इसीलिए इतनी लंबी और जटिल प्रक्रिया को एक बायोलॉजी में एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, उसको हिंदी में पाइसीकरण कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया में जो प्रोसेस चलता है उसको इमल्सिफिकेशन अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। यानी कि इमल्सिफिकेशन क्या है? कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाय इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन द डाइजेशन when bile juice act on the part of the small intestine duodenum and its process to convert into the fat into fatty acid. This totally process is called emulsification. बस इतनी सी बातें साइंटिफिक में, या अगर हम कीवर्ड में कह देंगे कि फैट का फैटी इस एसिड में कन्वर्ट होना ही इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपका हो गया। कई बार आपके मन में दिमाग में उठता होगा कि कई बार सर हम बहुत सारे रस को पढ़े हैं, तो यह कैसा है, क्षारीय है या अम्लीय है? तो इसका पीएच मान जो वैल्यू होता है आपका बाइल जूस का, वो बाइल जूस का जो पीएच मान होता है वह 7.5 से 8.5 तक वेरी करता है। तो मैंने आपको बताया था कि 7 से ऊपर रहे, प्लस रहे तो क्षारीय होगा, यानी कि बेसिक्स होगा, और नीचे हो तो एसिडिक यानी कि अम्लीय होता है, 7 से कम होता है। तो यह बेसिक्स लक्षण दिखाएगा। अब सवाल होता है, कई बार होता है कि ये जो किस सेल से बना होता है लीवर, तो लीवर जो बना होता है वह हेपेटिक सेल से बना होता है। सेल किस सेल से बना होता है? हेपेटिक सेल से बना होता है। गौर से सुनते रहिएगा, हेपेटिक सेल से बना होता है। हेपेटाइटिस जो होता है वह लीवर से संबंधित ही बीमारी है। इस शब्द हेपेटाइटिस शब्द की उत्पत्ति भी जो हुई है वह जनरली किससे हुआ है? इसी हेपेटिक सेल के कारण इसे हेपेटाइटिस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आपका इसका ओरिजिन भी हम आपको बता दिए। दूसरी नंबर बात यह है कि हेपेटिक सेल जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीटीएस, एनडीए, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे रिजनरेटिव पावर ऑफ द सेल, यानी कि हिंदी में कहेंगे कि अत्यधिक पुनर्योजित या अपने आप को पुनः निर्माण करने की क्षमता कौन सा सेल रखता है, कौन सा पार्ट रखता है? तो यह जो सेल रखता है वह हेपेटिक सेल रखता है, और यह किसमें पाया जाता है? लीवर के रूप में रहता है। अब सवाल उठता है कि अभी हाल में ही किडनी उडनी का ट्रांसप्लांट की चर्चा चली है, तो क्या एक प्रश्न उठता है आपसे, एसर्शन रीजनिंग का सवाल यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्या लीवर का भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है क्या? तो उत्तर है यस,
ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि लीवर का ट्रांसप्लांट करने के लिए यह जरूरी होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में दूसरे लोगों में हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि लीवर का कितना पार्ट हम ट्रांसप्लांट करेंगे, माने एक दूसरे पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह होता है 20 से 25% तक हम इसका कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, यानी कि हम दूसरे को दान दे सकते हैं। लीवर का लीवर को काटकर उतना दिया जा सकता है, क्योंकि मात्र 22 दिन में 20 से 22 दिन में ही वह फिर 20 से 5% जो 20 से 25% तक आप काट दिए हैं वह पुनः हीलिंग कर लेता है, यानी कि भर लेता है। तो यह बहुत तेजी से हीलिंग करने की क्षमता यह हेपेटिक सेल में होती है। इसी जगह पर एक और भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि सबसे कम पुनर्योजित करने का या सबसे कम रीजेन्युरेशन करने का पावर किसके अंदर होता है, तो वह न्यूरल सेल्स के पास होता है। तो दोनों प्रश्न हो गया, हेपेटिक सेल्स सबसे ज्यादा पुनर्योजित करती है और सबसे कम कौन करता है, न्यूरल सेल्स करता है। ब्रेन में होता है न्यूरल सेल्स, इसलिए कई बार कहते हैं उसे इंफॉर्मेशन देते रहता है सारे शरीर के अंगों को। इसलिए कहा जाता है कि हेमलेट पढ़ने के लिए पुलिस बहुत ज्यादा हिदायत देती है, इसलिए क्योंकि ब्रेन का प्रोटेक्शन जो होता है बहुत नाजुक चीज होता है, उसके सेल का पुनः वह निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब ह्यूमन ब्रेन में आएंगे तो इसकी भी चर्चा हम ऑनलाइन आप लोगों के साथ रखेंगे। बहुत सारी बातें आप लोगों का प्यार कंट्रीब्यूशन चाहिए, ताकि आप लोग शेयर कीजिएगा। आपका कंट्रीब्यूशन का तात्पर्य यह है कि आपका प्यार चाहिए, आपका शेयर भी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ फैलाइए, ताकि आपका हमें उत्साहित कर पाए, आपका प्रेम और स्नेह। ये सारी की सारी चीजें आपको हमने बता दिया। इसलिए कहा जाता है कि हेपेटिक सेल जो होता है वह अपने आप में बहुत पुनर्योजित करने की क्षमता अपने आप में रखता है कि नहीं। एक होता है कि क्या हेपेटिक सेल को या हार्ट को जो है पुनर्योजित किया जा सकता है, तो क्या इसे स्टोर रूप में संरक्षित भी रखा जा सकता है, जैसे हम ब्लड को ब्लड बैंक में रखते हैं, तो इसीलिए हाँ रख सकते हैं। पटना एम्स जो खुला है उसमें आप एक जगह पर जाइएगा, एक डिपार्टमेंट है हेपेटिक रूम्स, यानी कि वहां हेपेटिक रूम के रूप में वहां पर संरक्षित किया जाता है। इसको हेपेटिक घर भी कहा जाता है, वहीं पर संरक्षित करके रखा जा सकता है। तो मोटा मोटी हमने आपको लीवर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया, इससे ज्यादा आपको प्रश्न आएंगे नहीं। अब जो आते हैं पेनक्रियाज के ऊपर, पेनक्रियाज की आकृति जो होती है, देखिएगा गौर से देखिएगा कि लीवर के जस्ट नीचे, लेकिन ये भी किसमें है, ये भी ग्रंथि का या ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है, और ये भी छोटी आंत से ही जुड़ा हुआ है, छोटी आंत के ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, यानी कि यकृत के बाद जुड़ा हुआ रहता है। इसकी आकृति देखने में ही लगता है कि अग्नाशय के जैसा दिखने में लगता है, ये पत्ती के जैसा दिखता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथि का आकार पत्ती के जैसा लगता है, तो अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। लेकिन बहुत गौर से इस लेक्चर को सहेज कर रख लीजिए, आपको जिंदगी में दोबारा साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अग्नाशय को कई बार मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, तो हम उसको क्यों कहते हैं मिक्स ग्लैंड, ये भी आज समझने का। कई लोग वन लाइनर के रूप में रट लेते हैं कि मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, तो मिक्स ग्लैंड क्यों हम कहते हैं। अगर एसएसएन जीतने का सवाल कमीशन लेवल पर बड़े बड़े यूपीएससी या बड़े प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके कॉजेस पूछे जाते हैं और किस कारण से कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन जो है अग्नाशय के बारे में हम जान लेते हैं। अग्नाशय जो है, अग्नाशय की खोज जो है लैंगरहैंस ने किया था, और लैंगरहैंस के सम्मान में अग्नाशय में देखिएगा छोटी छोटी स्पॉट, जैसे जहां बिली बिली पाया जाता है उसी तरह से छोटा छोटा स्पॉट पाया जाता है, उसी को लैंगरहैंस दीपिकाए कहा जाता है, या लैंगरहैंस इजलैंड भी कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि लैंगरहैंस इजलैंड किस ग्रंथि में पाई जाती है, तो वह पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में पाई जाती है। और यह लैंगरहैंस का नाम किसके नाम से पड़ा है, ये भी कई बार एसएसएन का सवाल पूछा जा सकता है। तो हम कहेंगे कि लैंगरहैंस एक बायोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर थे, उन्हीं के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने ही अग्नाशय को खोज किया था, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम लैंगरहैंस बना है। यानी कि लैंगरहैंस दीपिकाए का नाम, लैंगरहैंस दीपिकाए भी कर देते हैं इन्हीं के सम्मान के नाम पर, है कि नहीं। अब सवाल होता है कि अभी भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को नहीं मिला होगा
कि भाई इसे मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप उसका भी उत्तर दे देंगे आपको। देखिए पेनक्रियाज में जो होता है, अगर पेनक्रियाज पूरे को हम 100% मान ले तो उसमें से जो होता है वह 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। इट इज मेड बाय द पेनक्रियाज इज द 4 टाइप्स ऑफ सेल। बहुत सारी किताबों में अल्फा बीटा गामा करके निकल जाते हैं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। आप एनसीईआरटी को मानिएगा और या ऑथेंटिक किताब मेडिकल साइंस की रिसर्च बुक को देखिएगा तो उसमें 4 प्रकार के सेल के बारे में बताया गया है अग्नाशय पेनक्रियाज के रूप में। जो पहला आपका है वह है एफ सेल। एफ सेल मैंने, हालांकि एफ सेल बाद में चर्चा की जाती है, एफ सेल मैं इसलिए बाद में पहले रख दिया हूं, उसके पीछे लॉजिक है। जनरल किताब में एफ सेल को पहले नहीं बताया गया है, लेकिन लॉजिक से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके रखने के पीछे मकसद क्या है। एफ सेल होता है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, ए सेल होता है। अब गौर से सुनिएगा, अल्फा सेल से ही ग्लूकागोन, अल्फा सेल से ग्लूकागोन का सेक्रेशन करता है, बीटा सेल से ही इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनमें इसी चीज का सेक्रेशन प्रॉपरली ढंग से नहीं हो पाता है और डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। इसलिए डायबिटीज के शिकार को देखते होंगे कि इंसुलिन का सुई ऊपर से दिया जाता है। अगर आपको प्राकृतिक रूप से कभी डाइट्स के रूप में अगर आप सुधार कर लीजिएगा तो कभी आपको डायबिटीज कभी नहीं हो सकता है। पहली बात, 40 वर्ष का जैसी अवस्था आ जाए, चावल खाना कम कर दीजिए, आलू खाना कम कर दीजिए जिसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है उस या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। सुबह उठकर हम चाय भोगने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा कारण होता है। चावल हम बहुत ज्यादा खाते हैं, इसके कारण भी ये सारे के सारे जो है इंसुलिन का दुश्मन होते हैं, यानी कि इंसुलिन का सेक्रेशन कम हो जाता है। तो इसलिए अपने भोजन पदार्थ में सबसे ज्यादा अगर करेला का अगर आप वेजिटेबल के रूप में जैसे भी हो, सप्ताह में अगर आप 2 दिन भी कम से कम करेला का उपयोग करते हैं, और कई लोग तो 7 दिन करते हैं, तो जिंदगी में कभी मधुमेह की बीमारी कभी नहीं हो सकती है। तो इंसुलिन के रूप में आप नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो करेला बहुत बढ़िया है और प्राकृतिक रूप से बीटा सेल से निकलता है और इस सेल से सोमेटोस्टेरोन का सेक्रेशन होता है। तो ये आपको ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोन, ये कई बार पूछा जा सकता है कि यह है क्या। बहुत आराम से गौर से सुनिएगा, बार बार कह रहा हूं कि दूसरा वीडियो और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट इज ए टाइप्स ऑफ हार्मोन। यह क्या कहलाता है? ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है, हार्मोन कहलाते हैं। अब कहेंगे कि अगर पूरे अग्नाशय को अगर 100% मान लिया जाए तो ग्लूकागोन का जो कॉन्फ़िगरेशन में उसका जो पार्ट होगा वह 20% होगा। इंसुलिन, यह पूछा जा सकता है कि अग्नाशय में सबसे बड़ा पार्ट किसका पाया जाता है? तो इंसुलिन। और उसके बाद होता है सोमेटोस्टेरोन, या 5% होता है। और ग्लूकोज जो होता है, जिसे ग्लूकोज ही सब निकलता है, ग्लूकोज नहीं सॉरी इमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलता है। एक प्रकार का एंजाइम हुआ, एफ सेल से निकलता है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी पेशेंस रखिए। तो एफ सेल, बीटा सेल, एस सेल, इससे हमेशा हार्मोन का सेक्रेशन होगा। हार्मोन किस रूप में निकलेगा? अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलेगा, बीटा सेल से इंसुलिन निकलेगा, एस सेल से सोमेटोस्टेरोन निकलेगा। ये सारे के सारे क्या है? अभी ध्यान से रखिएगा, ये हार्मोन है। और आपको 20%, 70%, 5% होगा। बहुत ज्यादा ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाटा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा पार्ट किसका होता है पेनक्रियाज में, तो ये बीटा सेल का पार्ट होता है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, यह भोजन के पाचन में यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। वह महत्वपूर्ण पार्ट होता है कौन सा? एफ सेल। एफ सेल से ही सब सारे एंजाइम का सेक्रेशन होता है। एफ सेल जो अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय का पार्ट है, एफ सेल में 5% होता है और इस सबसे हार्मोन का सेक्रेशन होता है। लेकिन एफ सेल से एंजाइम का सेक्रेशन होता है। एफ सेल से क्या चीज का सेक्रेशन होता है? एंजाइम। और इसी एफ सेल से क्या निकलता है? ट्रिप्सिन निकलता है, इमाइलेज निकलता है, लाइपेज निकलता है। फिर यहां से गौर से स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन क्योंकि अमाशय में ही पड़ चुका है प्रोटीन, किस रूप में फॉर्म में टूट चुका था? पेप्टोन और पेप्टाइड के रूप में। अमाशय वाला वीडियो देखिए, उसमें हमने प्रोटीन को कहां तक तोड़ दिया है? पेप्टोन और पेप्टाइड्स। ई पेप्टोन और पेप्टाइड जो
अर्धपचित या आधा पचित प्रोटीन का पार्ट है, ट्रिप्सिन उसे कन्वर्ट कर देता है अमीनो अम्ल में। और पाचन का पहले ही भाग में बताया गया है कि जब प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द अमीनो अम्ल, यानी कि प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया, तो प्रोटीन का पाचन हो गया, काम खत्म। दूसरा एमाइलेज निकलता है, एक प्रकार का एंजाइम, कहां से? एफ सेल से। कहां से एफ सेल? किसका एफ सेल? तो पेनक्रियाज की एफ सेल से। एमाइलेज जो है इसको पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट को, किसमें कन्वर्ट करेगा? जो हमको मुख में ही 70% जिसको बोलस कहा गया था, वह 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया था। रेस्ट 30% का कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में हो जाता है? ग्लूकोज के रूप में हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में हो जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज के रूप में। तो जैसे हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से ग्लूकोज के रूप में टूट गया, तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, यानी कि यही पाचन पूर्ण हो गया। अब है लाइपेज। लाइपेज हम देखते होंगे कि जस्ट इसके ऊपर जो आपका लीवर है, वह लीवर उसी लीवर से जो पित्तरस निकलता है, फैट का पाचन वहीं से स्टार्ट होता है। और हमने इमल्सिफिकेशन करके बताया हो, पीछे के स्लाइड में आप देख लीजिएगा कि वहीं से वसा का 90 से 95% तक पाचन हो जाता है। 5 से 10% तक का पाचन यही लाइपेज के द्वारा होता है। और लाइपेज किसको बदलता है? फैटी एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लिसरॉल में, क्योंकि फैटी एसिड में ही 90 से 95% तक कार्बोहाइड्रेट फैट्स का पाचन हो चुका हो जाता है। 5 से 10% का पाचन या लाइपेज के द्वारा ग्लिसरॉल के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से लाइपेज जो है अंतिम रूप से यह जो वसा को है ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और हमको आपने को बताया ही पहले है कि ग्लिसरॉल वसा जो है जब ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। तो इसका मतलब वसा का भी पाचन हो गया। तो एक प्रश्न ये आपको दिखाएगा कि यह किस पार्ट में संभव हो जाता है पाचन? ड्यूडेनम के पार्ट में। यह सब ड्यूडेनम में ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है भोजन का मुख्य अवयव का पाचन यहाँ हो जाता है, लेकिन भोजन को आगे बढ़ाने धकेल देता है ड्यूडेनम, बहुत ज्यादा काम नहीं है। लेकिन इलियम जो है भोजन के मुख्य अवयवों का अवशोषण करता है। यानी कि यह जो बदल गया है, प्रोटीन किसमें बदला है? अमीनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट किसमें बदला है? ग्लूकोज के रूप में। वसा या लिपिड किसके रूप में बदला है? ग्लिसरॉल के रूप में। यानी कि इस रूप में यह भोजन जो है अवशोषण कर ले जाता है, किसके द्वारा? या विली के द्वारा, यानी कि रसांकुरों के द्वारा। और यह जो है डिफ्यूजन हो जाता है, किसमें कर दिया जाता है? ब्लड में। और ब्लड में यही हमको एनर्जी के रूप में प्रदान कर देता है, कई पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त कर लेता है और हमें एनर्जी का प्राप्त हो जाता है। और एनर्जी किससे कैसे प्राप्त होगा? तो आपको पीछे बता दूंगा, यह एनर्जी जो है सेल को प्राप्त होगा, सेल से टिश्यू को प्राप्त होगा, और टिश्यू से या फिर ऑर्गन को प्राप्त होगा, ऑर्गन से या ऑर्गन सिस्टम को प्राप्त होगा, और तब यह ह्यूमन बॉडी को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। इस प्रकार से हमें भोजन के मुख्य अवयवों के द्वारा शरीर को एनर्जी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा आपका ये सारी की सारी चीजें आपको मैंने बता दिया कि किस रूप में और कैसे आपका इन सारी चीजों का पाचन होता है, और किस प्रकार से एंजाइम का सेक्रेशन होता है, किस प्रकार से हार्मोन का सेक्रेशन होता है, हार्मोन क्या हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, उनकी सारी चीजों की चर्चा कर दिया है। एक यक्ष प्रश्न यह भी उठता है कि इसको मिक्स ग्लैंड क्यों कहा जाता है। मिक्स ग्लैंड के लिए एक कारण यह है कि एकदम कीवर्ड में हम आपको समझा दे रहे हैं कि मिक्स ग्लैंड उसी ग्लैंड को कहेंगे जिसमें सेक्रेशन के रूप में हार्मोन भी हो और एंजाइम भी हो। तो क्या पेनक्रियाज के रूप में, हार्मोन के रूप में किसका सेक्रेशन हो रहा है? तो ग्लूकागोन हो रहा है, इंसुलिन होता है, सोमेटोस्टेरोन का रूप में हो जाता है। जबकि आपको एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन हो रहा है, इमाइलेज हो रहा है, लाइपेज हो रहा है। तो जब हार्मोन और एंजाइम दोनों एक साथ किसी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेशन हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है आपका मिक्स ग्लैंड। अब आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया हो कि मिक्स ग्लैंड क्यों कहा जाता है। एक दूसरा तरीका ये भी समझने का तरीका होता है कि एंजाइम के लिए डक्ट की आवश्यकता पड़ती है, हार्मोन के सेक्रेशन के लिए डक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दैट्स इट।